Welcome to Inside News. Let's get into the details. Maulana Khalid Rasheed Firangi Mahali, a prominent member of the All India Muslim Personal Law Board, welcomed the Supreme Court's decision to overrule its 1967 verdict on the Aligarh Muslim University minority status issue. In his statement, Maulana Khalid Rasheed stated that the court's decision would play a crucial role in determining AMU's status as a minority institution, emphasizing that it was a significant step forward. He added that the historical facts related to the issue would be presented before the three-judge bench in further proceedings. He raised a critical question regarding the broader implications of the ruling, asking if Aligarh Muslim University is not considered a minority institution, then which institution will be? And what will happen to Article 30A, which guarantees the right of minorities to establish and administer educational institutions of their choice. His remarks reflect ongoing concerns about the impact of the ruling on the status of the other institutions and the protection of minority rights under the Constitution. केस था उसको ओवररूल किया और कहा कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिल सकता है। हालांकि ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मेंशन किया है कि अब इसका जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो एक रेगुलर 3 सदस्य बेंच है बनेगी जो डिसाइड करेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 मेंबर बेंच ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के सिलसिले में जो आज बातें कही हैं उसको हम लोग वेलकम करते हैं। और जो ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अपना फैसला था 1967 का उसको ओवररूल कर दिया है और जाहिर सी बात है कि इससे उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर के खिलाफ जो फैसला था वो हम ये समझते हैं कि इस फैसले से वो फैसला खत्म हो जाता है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने 1967 में बात कही गई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने अपने चंदे से और मुसलमानों के एजुकेशन के लिए ही कायम किया था। लिहाजा आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 जजेस की बेंच बनेगी और वो इस बात को डिटरमाइन करेगी कि क्या फैक्ट्स हैं और क्या फैक्चुअल हकीकत है कि इसको गोया मुसलमानों ने इस्टेब्लिश किया था कि नहीं किया था। तो जाहिर सी बात इसके लिए तमाम तारीखी हवाले मौजूद हैं कि किस तरीके से पहले सर सैयद के बेटे जस्टिस महमूद साहब ने कमेटी के सामने पूरी बात रखी थी कि मुसलमानों की तालीम के लिए इदारा बनना चाहिए। फिर किस तरीके से मदरसतुल उलूम कायम हुआ, उसके बाद किस तरीके से खुद सर सैयद ने उस मदरसतुल उलूम को एक कॉलेज में तब्दील किया और अपनी स्पीच में उस मौके पर भी उन्होंने ये कहा था कि हम लोग इस कॉलेज को एक दिन यूनिवर्सिटी बनाएंगे और ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के तर्ज पे ये यूनिवर्सिटी कायम होगी। और सर सैयद ने ये भी बात कही थी कि हम लोग का मकसद इस इदारे को कायम करने का ये है कि हमारे मुल्क के मुस्लिम बच्चे साइंटिफिक टेम्पर अपने अंदर डेवलप कर सकें और बेस्ट पॉसिबल मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले सकें। लिहाजा ये तमाम जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो मौजूद हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले के बाद जो भी 3 जजेस की बेंच बनेगी उसके सामने जाहिर सी बात ये तमाम BJP National General Secretary Tarun Chugh condemned the recent terror attack on the 2 village defence guards VDGS in Kishtwar, Jammu and Kashmir, calling it not only an assault on innocent lives but also an attack on humanity. He emphasized that the attackers targeted individuals who were working to protect their villages and regions and vowed that such perpetrators would be confronted firmly. Chugh expressed confidence in the ability of security forces to address the issue, asserting that the conspiracy of annihilation in Jammu and Kashmir, which the BJP has fought in the past, will continue to be dismantled. He also assured that those responsible for heinous crimes would face justice and pay the price. उसकी समाप्ति नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लाया गया प्रस्ताव गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, संवैधानिक परंपराओं के, लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है। जिस 370 और 35A को 5 अगस्त 2019 को भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा राज्यसभा ने परास्त कर दिया और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी समाप्ति पर मोहर लगा दी। उसके बाद
विधानसभा में इस पर प्रस्ताव पास करना हास्यास्पद है, एक मजाक की तरह है। नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल व केवल भ्रम पैदा करने का काम कर रही है, झूठ बोल रही है। उनके द्वारा पास किया हुआ प्रस्ताव केवल व केवल कौंसला है, उसकी कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं है, कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है देश जानना चाहता है। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के 370 और 35A को वापस लाने के प्रस्ताव पर उनके साथ है या विरोध में है? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भाजपा के सभी विधायक देश के योद्धा बनकर देश विरोधी ताकतों का सामना कर रहे हैं। हम झुकेंगे नहीं। पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रस्त पार्टियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाए। दुनिया की कोई भी ताकत 370 और 35A को वापस नहीं ला सकती और 370 और 35A इतिहास बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज टूरिज्म कैपिटल बनाया है, विकास का इंजन बनाया है। कुछ राजनीतिक दल उसे NCP MP Supriya Sule accused the BJP government of using income tax, CBI and ED to target the opposition leaders, describing it as an attempt to ask them through what she called an invisible power. Sule claimed that 95% of such cases involve opposition members and that if someone joins the BJP, their troubles are suddenly resolved. She stated that while the agencies themselves are not to blame, the misuse for political purposes is a serious issue, undermining democracy. लोकशाहीमध्ये भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दिलेल्या संविधानाच्या माध्यमातून पारदर्शकपणे इलेक्शन व्हावी हा प्रयत्न आमच्या सगळ्यांचाच असतो। एका सशक्त लोकशाहीमध्ये प्रचाराची प्रक्रिया त्याच्या नियम कायद्याच्या चौकटीत राहून आम्ही प्रचार हा आमच्या महाविकास आघाडीच्या आणि आमचे जे मित्र पक्ष आहेत इंडिया अलायन्स मधले त्यांच्या सगळ्यांचा एकत्रितपणे आम्ही प्रचार सगळे करतोय। काही सभा तुम्ही घेत आहे महाविकास आघाडीची, महाराष्ट्रात काय चित्र तुम्हाला दिसतंय? अजून बाकी आहे दिवस, आता सध्या काय चित्र? अर्थातच आजचं सगळ्यात महत्वाचं चित्र हे आहे, आज वर्तमानपत्रात बातमी आलेली आहे, ती आपण पाहिली की नाही मला माहिती नाही, पण राजदीप सरदेसाईंनी एक पुस्तक लिहिलंय। राजदीप सरदेसाईंनी एक पुस्तक लिहिलेलं आहे आणि त्याच्यात एक मोठा दावा आलेला आहे आणि हा खूप गंभीर विषय आहे, ज्या विषयाबद्दल अनेक वेळा मी स्वतः संसदेतही बोललेले आहे आणि माझ्या अनेक भाषणात आणि तुमच्या प्रत्येकाच्या चॅनलवर मी बोललेले की एजन्सीचा गैरवापर करून विरोधी पक्ष फोडणे, घर फोडणे, पक्ष फोडणे हे पाप आणि असंविधानिक गोष्टी सातत्याने अदृश्य शक्ती करते आहे। ही गोष्ट मी वारंवार गेले 1.5-2 वर्ष आणि फक्त महाराष्ट्रापुरतं सीमित नाही, काश्मीर टू कन्याकुमारी तुमच्या चॅनलचा डेटा सांगतो की 95% इन्कम टॅक्स, सीबीआय आणि ईडी या केसेस विरोधी पक्षावर आहेत आणि विरोधी पक्षावर जेव्हा ज्याचा उल्लेख मी नाही या पुस्तकातही केलेला आहे की वॉशिंग मशीनच्या माध्यमातून ज्यांच्यावर आरोप भारतीय जनता पक्षाने
BJP MP Pravin Khandelwal condemned the recent terror attack on Jammu and Kashmir, calling it very unfortunate and asserting that India has no place for terrorism. He expressed hope that Jammu and Kashmir government would take swift action and fulfill its responsibilities in addressing the situation. Khandelwal also took aim at Omar Abdullah, stating that Article 370 is history and can never be part of the system again, signalling the BJP's firm stance on the abrogation of Jammu and Kashmir special status. ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि देश में आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। कल भी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने निश्चित रूप से बहुत जोर देकर के ये कहा है कि सरकार आतंक रोधी नीति तुरंत बनाएगी और लगातार पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने आतंकवाद का सफाया करने में सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठाए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की सरकार अपने दायित्व का पूर्ण रूप से पालन करेगी और कोई आतंकवादी घटना देश के किसी भी हिस्से में यदि होती है तो उसका मजबूती से प्रतिकार किया जाएगा। जी, उन्होंने अनाउंस किया कि किस तरह से हमने ढाका से बात की है और एक रिक्वेस्ट करी है, अर्ज किया है कि जो भी अटैक्स हो रहे हैं, ये भी जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, इन लोगों को इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और हिंदू की सिक्योरिटी सेफ्टी पर। देखिए, सरकार का ये बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि देश विदेश में जहां पर भी हिंदू रहते हैं उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है और उस नाते से भारत सरकार ने अपने स्टैंड को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह यदि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा या उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई करेगा तो उसकी रक्षा करना उस देश की जिम्मेदारी भी है और इस बात को भारत सरकार ने बहुत स्पष्टता के साथ और मजबूती के साथ रखा है। तो मुझे लगता है कि अब बांग्लादेश की सरकार ऐसे सारे कदम उठाएगी जिससे वहां रहने वाले हिंदुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। हम लोग भूलेंगे नहीं इस चीज को और जल्दी हम एक रेजोल्यूशन लेके आएंगे ताकि हम सेंटर से इसके अगेंस्ट लड़ सके। उमर अब्दुल्ला या कोई भी व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, आर्टिकल 370 किसी भी सूरत में अब देश को स्वीकार नहीं है और वो कभी भी अब देश की व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनेगा। उमर अब्दुल्ला जी को ये समझना चाहिए कि अब वो एक सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उस नाते से उनसे जिम्मेदारी भरे बयानों की उम्मीद की जाती है। कोई ऐसा काम उन्हें नहीं करना चाहिए जिससे हल्का सा भी प्रदेश में कुछ विघटन हो और 370 अब इतिहास में लिखी हुई इबारत है, उसको पलटना मुमकिन नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि देश में आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। कल भी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने निश्चित रूप से बहुत जोर देकर के ये कहा है कि सरकार आतंक रोधी नीति तुरंत बनाएगी और लगातार पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने आतंकवाद का सफाया करने में सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठाए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की सरकार अपने दायित्व का पूर्ण रूप से पालन करेगी और कोई आतंकवादी घटना देश के किसी भी हिस्से में यदि होती है तो उसका मजबूती से प्रतिकार किया जाएगा। जी, उन्होंने अनाउंस किया कि किस तरह से हमने ढाका से बात की है और एक रिक्वेस्ट करी है, अर्ज किया है कि जो भी अटैक्स हो रहे हैं, ये भी जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, इन लोगों को इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और हिंदू की सिक्योरिटी सेफ्टी पर। देखिए, सरकार का ये बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि BJP leader Shehzad Poonawalla accused the Canadian government of double standards on freedom of speech, pointing to the allowance of anti-India and pro-Khalistani rhetoric in Canada while banning social media content related to the interaction between Indian Foreign Minister S. Jaishankar and Australian Foreign Minister Penny Wong. He argued that this shows Canada's selective approach to free speech, where hate and divisive speech targeting India is tolerated, but official statements critical of such views are censored. Poonawalla also expressed disappointment with some Indian opposition leaders who, instead of condemning Canada's actions and standing up for Hindu communities under attack by Khalistani groups, are focusing on criticizing their own government. The Canadian government
The double standards, double speak and hypocrisy of the Canadian government on freedom of speech is visible when on the one hand they allow the soil of Canada to be used for hate speech, divisive speech, anti-India speech, pro-Khalistani speech against India, and on the other hand, Australia Today's social media outlets are banned merely because the interaction or the statement of Foreign Minister Jaishankar ji and Penny Wong is carried. This shows that the Canadian government doesn't really believe in the principle of free speech. But what is also quite upsetting is that on the one hand, when such glaring double standards are being shown by the Canadian government, some people in India, in the opposition in particular, rather than call out the Canadian government for their double speak, and rather than stand up for the Hindus who were under attack by the Khalistanis in Canada, are busy trying to raise muck on their own government and their own country. That is very unfortunate. में हुआ है कि फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच वो इंटरव्यू दिखाने होने वाला था, लेकिन दिखाने से पहले ही उसको चैनल को जो है वो बैन कर दिया गया। इस तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एकदम से हमला करना, क्या कहेंगे इस पर? हाथी के दांत और कनेडियन सरकार के सिद्धांत, खाने के अलग दिखाने के अलग, ये दिखाता है कि फ्री स्पीच पर उपदेश देने वाली कनाडा की सरकार जो भारत के खिलाफ हेट स्पीच को परमिशन देती है कैनेडियन सॉइल से, जो खालिस्तानी स्पीच को परमिशन देती है कैनेडियन सॉइल से, वो भारत के विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री के बयान को और पेनी वोंग के बयान को, ऑस्ट्रेलिया टुडे को सेंसर कर देती है, उस पर प्रतिबंध लगा देती है। मतलब कि ये किस प्रकार का दोहरा रवैया। Jammu and Kashmir BJP President Sir Sharma condemned the terrorist killing of 2 village defence guards VDGs in Kishtwar, calling it a very sad incident. He held Pakistan directly responsible for the attack, accusing the country of orchestrating such acts to disturb peace in the region. Sharma assured that the such sacrifices of fallen guards would not be in vain and praised the efforts of Prime Minister Modi and Union Home Minister Amit Shah in maintaining peace and security across the country, particularly in Jammu and Kashmir. सारे वाकये की मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। पाकिस्तान के इशारे है कि जिसमें हमारे 2 जांबाज बीडीजीज जो हैं उनको शहीद किया गया, और ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। और हम सब जानते हैं सीधे तौर पर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। जब हम देखते हैं कि कौन से संगठन ने इसकी जिम्मेवारी ली है और वो संगठन सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ जो है वो जुड़ा है, इस सारे वाकये की मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। पाकिस्तान के इशारे पर ही कुछ टेररिस्ट यहां पर वातावरण जो है वो खराब करना चाहते हैं। पिछले दिनों में आपने देखा है कि जिस तरीके से कश्मीर में भी कुछ वाकये किए गए जिसके चलते शहादतें हुई। मेरा मानना है कि एक अच्छा वातावरण बना था, डेवलपमेंट की तरफ हम लोग अग्रसर थे, एक शांति का माहौल बना था। मैं इस घटना की जो है वो निंदा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो 2 सिपाही हमारे शहीद हुए हैं, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। और मैं तवक्को रखता हूं कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये शहादतें जो हैं वो बेकार नहीं जाएंगी। जल्द से जल्द उनको मार गिराया जाएगा। ये शहादतें बेकार नहीं जाएंगी, मेरा मानना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय होम मिनिस्टर साहब लगातार से ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक शांति का माहौल। That's a wrap for Inside News. Stay tuned to CVR English.